दोस्तों आज हम लोग MSW 009 सामुदायिक विकास के लिए समुदाय संगठन प्रबंधन का जो खंड 1 है, समुदाय की अवधारणाएं और सामाजिक विषय, इसका इकाई 3 है ग्रामीण समुदायों की रूपरेखा। इसको इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं, लेक्चर को समझने वाले हैं। आप जो है लास्ट तक इस वीडियो को सुनते रहिए। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, सवाल ये कि गांव और शहर, आखिर इनमें बुनियादी फर्क क्या है और इनका आपसी रिश्ता कैसा है? बिल्कुल, हमारे पास ग्रामीण और शहरी समुदाय, अर्थ एवं संबंध, इस विषय पर कुछ दस्तावेज हैं, कुछ विचार हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्री इन समुदायों को कैसे देखते हैं। हाँ, और उनके बीच के संबंधों की ये जो गुत्थी है उसे थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रामीण समुदाय, या जिसे हम आमतौर पर गांव कहते हैं, इसका मतलब क्या समझा जाता है? देखिए, अगर सरकारी नजरिए से देखें, जो दस्तावेज बताते हैं, तो जनगणना के लिए गांव रिहाइश की एक बेसिक यूनिट है। अच्छा, जिसे अक्सर राजस्व गांव या रेवेन्यू विलेज कहते हैं, मतलब प्रशासनिक तौर पर। हाँ, यानी जिसकी एक तय सीमा होती है, एक नाम होता है, शायद जमीन के रिकॉर्ड वगैरह के लिए जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के लिए। प्रशासनिक इकाई तो नहीं है ना, उसकी अपनी एक पहचान होती है। सही कहा। अक्सर वहाँ की जिंदगी आप देखें तो खेतीबाड़ी या फिर उससे जुड़े कामों पर ही टिकी होती है। हाँ, आजीविका का स्वरूप और तकनीक भी आमतौर पर थोड़ी सरल होती है। चीजें ज्यादातर परिवार की जरूरत के लिए बनती हैं, या शायद आसपास के छोटे बाजारों के लिए। हाँ, बिल्कुल। और ये सब मिलकर एक खास तरह का सामाजिक ताना बाना भी बनता है ना। पर जनगणना गांव को परिभाषित तो कर देती है, लेकिन असल जिंदगी में ये लकीरें अक्सर थोड़ी धुंधली सी होती हैं। अच्छा, कैसे? और यहीं पर मामला थोड़ा क्या कहते हैं, पेचीदा हो जाता है। दस्तावेज एक बहुत अहम विचार सामने रखते हैं। कौन सा विचार? ग्रामीण शहरी सातत्य का, रूरल अर्बन कंटिन्यूअम। सातत्य मतलब निरंतरता। हाँ, निरंतरता। इसका मतलब ये हुआ कि गांव और शहर ये कोई एकदम अलग थलग डिब्बे नहीं है। ठीक है। बल्कि इनके बीच एक तरह का स्पेक्ट्रम है। जैसे रंगों का ढलान होता है ना, एक सिरे पे एक रंग, दूसरे पे दूसरा, और बीच में कई शेड्स। दिलचस्प। हाँ, जैसे दस्तावेजों में केरल का जिक्र है, वहां कई इलाकों में ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई बसावट का गांव कब खत्म हुई और छोटा शहर कब शुरू हो गया। अच्छा, मतलब सब घुला मिला सा। बिल्कुल। घर, सड़कें, दुकानें, सब कुछ ऐसे मिले जुले होते हैं कि कोई साफ बंटवारा दिखता ही नहीं। और फिर शहरीकरण की जो प्रक्रिया है जी, जैसे नए उद्योग लगना, बेहतर सड़कें बनना, स्कूल कॉलेज खुलना, हाँ, ये सब चीजें इस फर्क को और भी कम कर रही हैं। तो ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं रह जाती, ये जीवन शैली का, अवसरों का भी सवाल बन जाता है। समझ गई। तो मतलब ये सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक मिला जुला सा विस्तार है। ये बात तो काफी दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं गांव अलग, शहर अलग। हाँ, सोचते तो हैं। तो अगर ये इतना घुला मिला है, तो फिर समाजशास्त्री इसे कैसे देखते आए हैं? क्या सब सातत्य ही मानते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दस्तावेज इसी से जुड़े कुछ और नजरिए भी सामने रखते हैं। जैसे कुछ समाजशास्त्री शायद पुराने समय में मानते थे कि इनमें एक स्पष्ट विभाजन है, डाइकोटमी जिसे कहते हैं। स्पष्ट विभाजन मतलब, हाँ, यानी पहला नजरिया इन्हें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तरह दिखता था। किन पैमानों पर? जैसे व्यवसाय, गांव में खेती, शहर में उद्योग या सेवा। माहौल, गांव में प्रकृति, शहर में इंसान का बनाया हुआ। आबादी का घनत्व, लोगों का आना जाना, बदलाव की रफ्तार। इन सब पैमानों पर गांव और शहर बिल्कुल जुदा माने जाते थे। शायद उस दौर में ये फर्क ज्यादा साफ दिखता भी होगा, जब औद्योगिक शहर तेजी से बन रहे थे। हाँ, हो सकता है। लेकिन फिर दूसरा नजरिया सामने आया जो इसी सातत्य या निरंतरता पर जोर देता है, जिसकी हमने बात की। अच्छा। इसमें MS राव जैसे समाजशास्त्रियों का जिक्र है। उनका मानना था कि गांव और शहर, खासकर भारत जैसे देश में, वो एक ही बड़ी सभ्यता का हिस्सा है। एक ही सभ्यता का हिस्सा? जैसे? सोचिए, जैसे नातेदारी की व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है, ये बंधन तो शहर और गांव दोनों जगह मौजूद थे, है ना। भले ही उनका रूप थोड़ा बदल जाए शहर में आकर। हाँ, ये बात तो है। तो राव के लिए मुख्य सवाल ये नहीं था कि गांव और शहर अलग हैं या एक। तो फिर क्या था? सवाल ये था कि शहरीकरण का स्तर कितना है, उसका प्रभाव किसी जगह पर कितना है। उनके हिसाब से शहर में कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन गांव से अलग होते हैं। और यही शहरीकरण की मात्रा या डिग्री इन अंतरों को समझने की कुंजी है। गांव धीरे धीरे शहर की विशेषताएं अपना सकता है और शहर में भी ग्रामीण तत्व बने रह सकते हैं। समझ गई।
तो एक दृष्टिकोण विभाजन का, दूसरा निरंतरता का, और आपने कहा कुछ और नजरिए भी हैं? हाँ, एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जो शायद इन दोनों से थोड़ा अलग सोचता है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई चूंकि गांव और शहर दोनों एक ही व्यापक सभ्यता के तत्व हैं, तो शायद ये विभाजन बनाम सातत्य वाली बहस ही अपने आप में पूरी कहानी नहीं कहती। मतलब ये कि असल चीज शायद वो साझा सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। तो इस नजरिए से उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटने की कोशिश शायद उतनी जरूरी या उतनी फायदेमंद ना हो जितना उनके आपसी जुड़ाव को, उनके लेन देन को समझना। बिल्कुल, उनके इंटरकनेक्शन को समझना ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र में भी इस पर कोई एक पक्की राय नहीं बनी है। कोई विभाजन पर जोर देता है, कोई जुड़ाव यानी सातत्य पर, और कोई इस वर्गीकरण पर ही सवाल उठा देता है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो इन दस्तावेजों से निकलकर आती है वो यही है कि कोई भी एक साफ सीधी अकादमिक परिभाषा देना या कोई संकल्पनात्मक अंतर स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हकीकत में हर गांव में शहर की थोड़ी झलक मिल सकती है। बाजार हो, पक्की सड़क हो, बाहर काम करने वाले लोग हों। और हर शहर में गांव की कुछ यादें, कुछ आदतें, कुछ सामाजिक समूह पाए जा सकते हैं। ये एक मिलाजुला रूप है, एक जटिल हकीकत है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण और शहरी ये सिर्फ दो आसान से लेबल नहीं है, इनके बीच का रिश्ता काफी पेचीदा है, एक फैलाव जैसा है। हाँ, एक स्पेक्ट्रम जिसे समाजशास्त्री अलग अलग चश्मों से देखते और समझने की कोशिश करते रहे। और ये हमें याद दिलाता है कि सामाजिक दुनिया को साफ सुथरे तब्बों में बांटना हमेशा मुमकिन नहीं होता। सही कहा। और जैसा हमने चर्चा की, शहरीकरण की प्रक्रिया, आधुनिक जीवन शैली, ये इन अंतरों को लगातार कम भी कर रही हैं। हाँ, जब हम गांव शब्द सुनते हैं तो अक्सर मन में खास तस्वीर आती है ना, खेत, शायद कुछ कच्चे घर, किसान। हाँ, बिल्कुल, एक बनी बनाई सी छवि। लेकिन क्या भारत के लाखों गांव सच में बस ऐसे ही हैं? आज हमारे पास जो जानकारी है वो इस आम सोच को थोड़ी चुनौती देती है। देखते हैं ये स्रोत हमें गांव की असली विविध दुनिया के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो ये जानकारी सामने लाती है वो है गांव की जबरदस्त विविधता। मतलब कोई दो गांव एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। संसाधन अलग, आबादी अलग, शहरों से दूरी, रहन सहन, सब कुछ। हाँ, ये सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं है मामला। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी विविधता को समझाने के लिए स्रोत में दो खास तरह के गांव का जिक्र है, ग्रे विलेज और फ्रिंज विलेज। ये क्या है? हाँ, ये दिलचस्प है। ग्रे विलेज मतलब वो गांव जहां अब ज्यादातर बुजुर्ग ही रह गए हैं। अच्छा। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो काम के लिए, रोजगार के लिए शहरों की तरफ निकल गई है। और दूसरे? फ्रिंज विलेज। फ्रिंज विलेज वो हैं जो शहरों के बिल्कुल किनारे पर बसे होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि शहर फैलता है और ये गांव उसी का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, जैसे वो दिल्ली के पास। हाँ, बिल्कुल। नोएडा का नया बास हरोला ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे शहरीकरण गांव को अपने अंदर समेट लेता है। तो ये दिखाता है कि गांव कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बदल रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल बदल रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं है, मतलब सिर्फ शहरीकरण का असर नहीं, गांव के अंदर की बनावट भी देखिए। वहां सिर्फ किसान नहीं है, स्रोत बताते हैं कि दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, और भी कई समूह हैं जो सीधे खेती नहीं करते शायद। हाँ, हो सकता है सीधे खेती न करें, पर किसी न किसी तरह कृषि अर्थव्यवस्था से, गांव के जीवन से जुड़े हुए हैं। और इसी संदर्भ में जानकारी में एक और बंटवारा बताया गया है, गैर जनजातीय और जनजातीय समुदाय। ये फिर क्यों जरूरी है समझना? देखिए, जानकारी के हिसाब से ये अंतर इसलिए अहम है क्योंकि जो गैर जनजातीय समुदाय हैं, जिन्हें अक्सर कृषक समुदाय भी कह दिया जाता है, उनका पास के कस्बों और बाजारों से काफी गहरा लेन देन होता है। अच्छा, किस तरह का? अपनी फसल बेचने के लिए, शहर का बना सामान खरीदने के लिए उनका एक नेटवर्क होता है। वहीं दूसरी तरफ कई जनजातीय समुदाय शायद उतने ज्यादा जुड़े हुए ना हों। वो ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकते हैं या मुख्य बाजार से थोड़े अलग थलग। ओके, तो ये कनेक्शन का लेवल, ये जुड़ाव गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर असर डालता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सामाजिक आर्थिक ताना बाना हुआ। साथ ही स्रोत ये भी कहते हैं कि गांव मूल रूप से खाद्य उत्पादक इकाइयां हैं, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, शहरों के लिए भी अनाज या दूसरी चीजें उगाते हैं। हाँ, ये तो है ही। जमीन और जो भी प्राकृतिक संसाधन है वही उत्पादन का मुख्य आधार है। और उत्पादन जमीन से जुड़ा है, तो फिर घरों के बसने का तरीका, बसावट, वो भी तो अलग अलग होगी। हाँ, ये पहलू भी काफी रोचक है। स्रोत में मुख्य रूप से
3 पैटर्न बताए गए हैं बसावट के। कौन कौन से? एक तो है समूहबद्ध, मतलब क्लस्टर्ड, जहां घर आसपास एक जगह इकट्ठे होते हैं और खेत उनके चारों तरफ फैले होते हैं। ये शायद सबसे आम छवि है हमारे दिमाग में। हाँ, शायद यही है। फिर दूसरा है रैखिक, लीनियर। इसमें घर एक लाइन में बने होते हैं, जैसे किसी सड़क या नदी के किनारे। बिल्कुल, केरल या कोंकण में ऐसा देखने को मिलता है। और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि एक गांव कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड। इसमें घर काफी दूर दूर होते हैं या बस 2-3 घरों के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये कहाँ मिलता है ज्यादा? ये खासकर पहाड़ी इलाकों में, जैसे हिमालय के क्षेत्र या गुजरात सतपुड़ा के कुछ हिस्से। यहाँ भी गांव की कोई एक तय सीमा बताना मुश्किल होता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जो एक टिपिकल इमेज है गांव की, मिट्टी या छप्पर के घर, चारों तरफ खेत, वो हमेशा फिट नहीं बैठती। बिल्कुल नहीं। स्रोत में उदाहरण भी हैं, जैसे केरल के गांव, जहां 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। या फिर हिमाचल में शहरों के पास के गांव, वहां पक्के घर हैं, लोग खेती नहीं कर रहे बल्कि नौकरी या अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो गांव की परिभाषा भी कितनी बदल रही है। बदल रही है। और अगर हम बड़े स्केल पर देखें तो स्रोत में 1991 की जनगणना का जिक्र है। आंकड़े थोड़े पुराने हैं पर अंदाजा देते हैं। उस वक्त भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव थे और देश की करीब 72% आबादी गांवों में रहती थी। 72% बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ बेशक, आज शहरीकरण बढ़ा है लेकिन ग्रामीण भारत का आधार आज भी बहुत विशाल है। और कृषि आज भी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, लगभग 58% कामगारों को रोजी रोटी देती है। तो आज भी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और ग्रामीण जीवन की एक पहचान मानी जाती है प्रकृति से सीधा जुड़ाव, मतलब जमीन, पशु, पेड़ पौधे, इनसे एक सीधा रिश्ता। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि भारतीय गांव न तो एक जैसे हैं न ही स्थिर हैं। बिल्कुल, वो बहुत गतिशील हैं, उनमें जबरदस्त विविधता है, वो अपने आप में सामाजिक और आर्थिक केंद्र है। उनकी अपनी जटिलताएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, और देश के ताने बाने में खासकर कृषि के जरिए उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सही कहा। वो हमारे मन की सरल छवि से कहीं ज्यादा परतदार दुनिया है। ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना, और खासतौर पर हम जाति व्यवस्था और उससे जुड़ी जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उन पर थोड़ा गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो इन गहरी जड़ों वाली चीजों को समझने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं कि गांवों का ये सामाजिक ताना बाना असल में बुना कैसे गया है। हाँ, ये वाकई एक जटिल ताना बाना है। बिल्कुल। गांव, फिर समुदाय, परिवार और सबसे बढ़कर जाति, ये सब मिलकर ही तो ग्रामीण जीवन की पूरी तस्वीर बनाते हैं ना। और इसका असर सिर्फ समाज पर ही नहीं है, लोगों की आर्थिक जिंदगी, उनकी राजनीति, यहाँ तक कि रोजमर्रा की संस्कृति पर भी पड़ता है। जी हाँ। सामग्री में ये बात आती है कि जाति व्यवस्था को अक्सर हिंदू धर्म का एक तरह का ढांचा, बुनियादी ढांचा माना गया है। हाँ, और इसे एक तरह की आप कह सकती हैं एकाधिकारवादी श्रेणी या मोनोपोलिस्टिक गिल्ड के तौर पर भी देखा गया है। मतलब हर जाति पारंपरिक रूप से किसी न किसी खास काम या पेशे से जुड़ी हुई थी। जैसे स्रोत बताते हैं, ऐली, धोली, कम्मारी, कुम्हार, ये सब जातियां अपने खास व्यवसायों के लिए जानी जाती थीं। अच्छा, तो ये काम जन्म से ही जुड़ जाते थे एक तरह से। और शादी ब्याह के नियमों के बारे में क्या पता चलता है, कुछ खास? देखिए, शादी ब्याह के मामले में सामग्री के अनुसार जाति व्यवस्था मुख्य रूप से अंतर्विवाही है, एंडोगैमस जिसे कहते हैं। मतलब शादी अपनी ही जाति के अंदर करनी होती है, अपनी जाति में ही। हाँ। लेकिन गांव अक्सर बहिर्विवाही होते थे, एक्सोगैमस, यानी शादी गांव के बाहर करने का ज्यादा चलन था। और एक और चीज है, अनुलोम विवाह, हाइपरगैमी का भी जिक्र है। अनुलोम विवाह वो क्या था? इसमें ऐसा था कि ऊंची जाति के पुरुष का विवाह निम्न जाति की महिला से हो सकता था। कभी कभी इससे महिला की सामाजिक स्थिति थोड़ी बेहतर भी हो जाती थी। दिलचस्प है। तो ये इतनी सारी अलग अलग जातियां अपने अपने कामों और इन नियमों के साथ एक गांव में एक दूसरे से जुड़ी कैसे रहती थी? मतलब कोई व्यवस्था थी इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पर जजमानी व्यवस्था का जिक्र आता है। ये एक बहुत पुरानी पारंपरिक व्यवस्था थी अदला बदली की। इसमें कुछ परिवार होते थे जिन्हें कमीन या परजन कहा जाता था। कमीन या परजन? हाँ, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी जातियों को, जिन्हें जजमान कहते थे, अपनी सेवाएं या अपना बनाया हुआ सामान देते थे।
और बदले में उन्हें जजमानों से अनाज या कभी जमीन का छोटा टुकड़ा या दूसरी जरूरी चीजें मिलती थीं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं था कि आज काम किया कल पैसा लिया, ये एक लंबा चलने वाला रिश्ता था। हाँ बिल्कुल, एक स्थायी वंशानुगत संबंध था ये, जो ज्यादातर वस्तु विनिमय पर आधारित था। ये दिखाता है कि गांव का समाज कैसे एक दूसरे पर निर्भर था। सही। पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है, और शोध ये बताते हैं कि इस व्यवस्था में हमेशा बराबरी का रिश्ता नहीं होता था। अक्सर जो सेवाएं दी जाती थीं, उनका मूल्य जजमानों की मर्जी पर ज्यादा निर्भर करता था। हाँ, ये तो होता होगा। और ये भी जरूरी नहीं था कि किसी एक गांव में सारी जरूरी सेवाओं वाली जातियां मौजूद हों, इसलिए आसपास के गांव पर भी निर्भर रहना पड़ता था। और हाँ, ये भी साफ दिखता है कि ज्यादातर ऊंची जातियां ही ऊंचे वर्ग से थीं, जिनके पास जमीन और संसाधन ज्यादा थे। समझ गया। जाति और समुदाय के अलावा गांव में परिवार की क्या भूमिका थी, वो कितना महत्वपूर्ण था? परिवार तो खैर बहुत ही अहम इकाई था। सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उत्पादन और उपभोग दोनों की इकाई था। खासकर खेती वाले समाजों में तो ये बहुत ज्यादा था। और दोनों तरह के परिवार मिलते थे, नाभिक यानी न्यूक्लियर और संयुक्त यानी जॉइंट फैमिली। हालांकि अब इसमें बदलाव आ रहे हैं। सामग्री बताती है कि परिवार धीरे धीरे उत्पादन की इकाई से हटकर उपभोग की इकाई ज्यादा बनता जा रहा है। और गांव के स्तर पर जो फैसले होते थे या जो शक्ति का केंद्र था, वो कहाँ था? पंचायतें वगैरह? हाँ, पंचायतें, ग्राम पंचायत और जाति पंचायत दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अध्ययन में प्रभावशाली जातियों या डोमिनेंट कास्ट का जिक्र बार बार आता है। प्रभावशाली जातियां मतलब वो जातियां जिनका गांव में दबदबा होता था। ये दबदबा कई कारणों से हो सकता था, जैसे उनकी संख्या ज्यादा हो, या उनके पास जमीन और पैसा ज्यादा हो, या फिर समाज में उनका रसूख ऊंचा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन जातियों का दबदबा नहीं था, उनकी आवाज शायद दब जाती होगी, उनकी स्थिति कमजोर रहती होगी। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता था। जो निम्न जातियां थीं या कमजोर जातियां थीं, उनकी स्थिति हाशिए पर रहती थी। दस्तावेज यही दिखाते हैं। और शक्ति के इस पूरे समीकरण में लिंग भेद भी बहुत साफ दिखता है। महिलाओं की भूमिका फैसले लेने में बहुत सीमित थी। सार्वजनिक जीवन में भी उनकी भागीदारी पुरुषों के मुकाबले काफी कम थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्रामीण भारत की ये जो सामाजिक संरचना है, ये तो बहुत ही पेचीदा रही है। इसमें जाति, जजमानी रिश्ते, परिवार का ढांचा और फिर ये शक्ति का समीकरण, सब कुछ आपस में बुरी तरह गुंथा हुआ है। ये सिर्फ नियम कानून नहीं थे, बल्कि लोगों के जीने का तरीका थे सदियों तक। सही कहा आपने। और ये भी जानना जरूरी है कि ये व्यवस्थाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल रही हैं। सामग्री भी इसी ओर इशारा करती है कि इनमें बदलाव आ रहा है, खासकर परिवार की जो आर्थिक भूमिका है और पंचायतों का जो प्रभाव है उसमें। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि आज के दौर में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, बाजार का प्रभाव बढ़ रहा है, बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ रहा है, तो इन सब का असर इन सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाओं पर आगे चलकर कैसा पड़ेगा। हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरूप और उसकी जो मुख्य चुनौतियां हैं उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, हमारे पास स्रोत है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरूप और चुनौतियां, लेख के कुछ अंश, और मकसद यही है कि इस थोड़े जटिल विषय के अहम परतों को समझें। बिल्कुल। देखते हैं इन स्रोतों से क्या निकल कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़े काम, आप जानती हैं, पशुपालन, मछली पालन वगैरह, हाँ, ये मुख्य आधार हैं। इनको फार्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। सही। और साथ ही गैर कृषि गतिविधियां भी हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, सेवाएं। इनको गैर फार्म अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो जाहिर है रोजगार में कृषि की भूमिका तो बहुत बड़ी है। यहाँ ना एक दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, कृषि का देश की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में एक वक्त पर बहुत बड़ा योगदान था। हाँ, कितना था? 1982-83 में सोचिए 36.4%, काफी ज्यादा। बाप ले। लेकिन ये हिस्सा लगातार कम हुआ है। 2006-07 तक देखें तो ये गिरकर सिर्फ 18-18.5% रह गया। ओ, काफी गिरावट है। लेकिन इसके बावजूद आज भी ये 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का सहारा है और करीब 52% कामगारों को रोजगार यहीं से मिलता है। अच्छा, मतलब जीडीपी में हिस्सा जितनी तेजी से घटा, उतनी तेजी से लोग इस पर से हटे नहीं। बिल्कुल सही, यही विरोधाभास है। निर्भरता उतनी तेजी से कम नहीं हुई है। ये तो बहुत अहम बात है।
और ये भी है ना कि कृषि सिर्फ मतलब अनाज ही नहीं देती, नहीं, ये तो कच्चे माल का भी स्रोत है उद्योगों के लिए, और फिर उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर वगैरह, इन चीजों की मांग भी तो यहीं से आती है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो 1980 के दशक से और खास तौर पर 1996-97 के बाद ये जो कृषि और गैर कृषि क्षेत्र हैं, हाँ। इनकी विकास दर में अंतर काफी बढ़ गया, क्योंकि उद्योग और सेवा क्षेत्र वो ज्यादा तेजी से बढ़े। अच्छा, कृषि की बात तो होती है, पर एक चीज है जिस पर ध्यान कम जाता है, शुष्क भूमि कृषि, मतलब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। और ये बात थोड़ी चौंकाती है कि देश की 70% खेती लायक जमीन इसी में आती है, और करीब 41 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है ना कमाल की बात, यही तो मुद्दा है। और ये जो क्षेत्र है ये गरीबी के भूगोल से भी काफी नजदीकी से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि जो हरित क्रांति की नीतियां थीं या जो सरकारी मदद के सिस्टम थे जी, उन्होंने अक्सर शुष्क भूमि कृषि की जो जरूरतें हैं उन पर आप कह सकते हैं उतना ध्यान नहीं दिया। तो इससे हुआ ये कि निवेश और समर्थन में, जैसे सिंचाई हो, बीज हो या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी हो, इनमें एक तरह की असमानता बढ़ गई। तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारी कृषि नीतियां सभी इलाकों की जरूरतें एक बराबर देखती हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जो इन स्रोतों से उभरता है। चलिए अब जरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य चुनौतियों पर आते हैं जो स्रोत बताते हैं। पहली तो है प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भरता, खासकर बारिश पर। हाँ, ये तो है ही। एक आंकड़ा था 1993-94 का कि 64% बोया गया क्षेत्र वर्षा पर आधारित था। तो जाहिर है सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो मुश्किल। हाँ, उसका खतरा हमेशा रहता है, आजीविका पर सीधा असर। दूसरी चुनौती थोड़ी तकनीकी सी लगती है, निम्न पूंजी श्रम अनुपात। इसका असल मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि प्रति कामगार यानी हर मजदूर के हिस्से में पूंजी कम उपलब्ध है। मतलब मशीनें, औजार या दूसरे जो आधुनिक संसाधन हैं वो कम है और इसका सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता है। और उत्पादकता कम होने का एक कारण शायद ये छोटी जोतें भी हैं। जमीन के बंटवारे से खेत छोटे होते जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है, स्रोत के हिसाब से 90% से ज्यादा फार्म अब आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रहे, मतलब वायबल नहीं है। 90%? नतीजा ये हो रहा है कि किसान मजबूर हो रहे हैं खेतिहर मजदूर बनने के लिए। ये एक काफी गंभीर स्थिति है। इसके अलावा कम उत्पादकता तो है ही, फिर निवेश पर लाभ मिलने में देरी, मतलब फसल बोने या पशु खरीदने से कमाई होने तक लंबा इंतजार करना पड़ता है। जी, जिसे दीर्घ परिपक्वन अवधि कहा गया है। और फिर गरीबी तो है ही, करीब 22% बताई गई है, बेरोजगारी है, और गांव में कर्ज का जाल, ये भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। ये सीधे तौर पर ग्रामीण गरीबी से जुड़ती हैं। और गरीबी का असर, जैसा स्रोत बताते हैं, सबसे ज्यादा किस पर होता है? किस पर? भूमिहीन किसानों पर, छोटी जोत वालों पर, कम आमदनी वाले कारीगरों पर, जिन परिवारों को महिलाएं चला रही हैं उन पर, कम कुशल मजदूरों पर, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े समूह हैं उन पर। और हाँ, बुनियादी ढांचे की कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, ये भी हालत को और मुश्किल बनाती हैं। तो क्या कृषि के अलावा आय के और साधन नहीं है? जैसे लोग पशु पालते हैं, बागबानी करते हैं। बिल्कुल है। पशुपालन, बागबानी, मछली पालन जैसे ये जो जुड़े हुए काम हैं, ये आय के अतिरिक्त स्रोत देते हैं, जरूर देते हैं। और गैर कृषि क्षेत्र जैसे छोटे उद्योग? हाँ, वो भी। गैर कृषि क्षेत्र जैसे कुटीर उद्योग हैं, खादी है, हाथ से बनी चीजें हैं, सेवाएं हैं, ये भी ग्रामीण कामगारों का एक अहम हिस्सा है, करीब 20 से 25%। अच्छा। 2001 का एक आंकड़ा है कि ग्रामीण उद्योगों में उस वक्त ग्रामीण श्रमिक बल का 3.8% काम कर रहा था। ठीक है, अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, गांव में कर्ज। ऋण की जरूरत तो पड़ती होगी लोगों को। पड़ती है, बिल्कुल। और पारंपरिक रूप से देखें तो जो अनौपचारिक स्रोत हैं, जैसे साहूकार, हाँ, उनका दबदबा रहा है, वो हावी रहे हैं। हाँ, 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद औपचारिक बैंकिंग का विस्तार हुआ। तो लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि 1990 के दशक से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच और उनके द्वारा दिया जाने वाला कर्ज कुछ कम हुआ है। ओह, ये तो उल्टी बात हो गई। हाँ, स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजीज वो कुछ भूमिका निभा रहे हैं, पर अभी उनका दायरा उतना बड़ा नहीं है, सीमित है। तो साहूकार अभी भी टिके हुए हैं, क्योंकि वो तुरंत उपलब्ध होते हैं और उनके रिश्ते थोड़े अनौपचारिक होते हैं इस वजह से।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कई मुश्किलों से जूझ रही है। कृषि पर भारी निर्भरता है, जीडीपी में हिस्सा घट रहा है, शुष्क भूमि कृषि को नजरअंदाज किया जा रहा है, हाँ। छोटी जोतें हैं जो फायदेमंद नहीं रहीं, प्रकृति पर निर्भरता, पूंजी और हुनर की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी साफ इशारा करते हैं कि ये जो छोटी जोतें हैं, इनका आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होना और लोगों की औपचारिक कर्ज तक पहुंच में कमी आना, ये गंभीर समस्याएं हैं। ग्रामीण भारत पर सरकारी नीतियों के असर की हमारे पास एक दस्तावेज है, ग्रामीण भारत नीतियां और चुनौतियां। इसी के कुछ हिस्सों पर हम आज गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो नीतियां बनती हैं, चाहे वो खेती से जुड़ी हों या अर्थव्यवस्था से, वो गांव के लोगों की जिंदगी को, मतलब खासकर गरीब और भूमिहीन लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं। चलिए जरा इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए उन सरकारी नियम कानूनों से शुरू करते हैं जो ये तय करते हैं कि गांव के लोग मतलब अपनी बात कैसे रख सकते हैं, योजनाओं में कैसे शामिल हो सकते हैं। दस्तावेज कहता है कि ये नियम कई बार उनकी पहुंच या आवाज को सीमित कर देते हैं। ऐसा है क्या? जी हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, कई बार नियम और प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती हैं या फिर उनमें वो व्यवस्था नहीं होती कि आम ग्रामीण, खासकर जो हाशिए पर हैं, वो अपनी ज़रूरतें या अपनी दिक्कतें सही ढंग से सही जगह तक पहुंचा पाएं। तो उनकी भागीदारी जो है वो एक तरह से बस नाम मात्र की रह जाती है। समझी। और फिर आते हैं ये बड़े आर्थिक सुधार। सुनने में तो ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, आर्थिक सुधार। लेकिन दस्तावेज इशारा कर रहा है कि इनका असर गांव पर, खासकर गरीबों पर, ज्यादातर नकारात्मक रहा है। जैसे सरकार का अपना घाटा कम करना, सब्सिडी घटाना या खेती के लिए कर्ज का कम होना। बिल्कुल सही। यहाँ ये समझना होगा कि जैसे राजकोषीय घाटे में कमी है, इसका सीधा मतलब होता है अक्सर सरकारी खर्च में कटौती। और जब ये कटौती कृषि जैसे, मतलब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस क्षेत्र में होती है, हाँ, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। किसानों की लागत बढ़ सकती है, उनकी आमदनी प्रभावित होती है और कई बार तो, जैसा दस्तावेज बताता है, खाद्य सुरक्षा तक पर सवाल उठ जाता है। गरीबों की थाली पर सीधा असर पड़ता है इन चीजों का। लेकिन इन सुधारों का कोई अच्छा मकसद नहीं था क्या? मतलब सरकार ने जब ये किया तो कुछ तो सोचा होगा फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, हर नीति के पीछे कोई ना कोई तर्क या एक उम्मीद तो होती ही है, जैसे अर्थव्यवस्था को शायद ज्यादा कुशल बनाना या मजबूत करना। पर यहां देखने वाली बात यह है कि जमीनी हकीकत क्या रही, है ना? और ये दस्तावेज उसी हकीकत पर रोशनी डालता है कि नतीजतन कृषि और उससे जुड़े लोगों पर बोझ बढ़ा है। और कृषि की बात चली है तो कर्ज का मसला तो हमेशा ही बड़ा रहता है गांव में। दस्तावेज में ये भी लिखा है कि ब्याज दरें ठीक ना होना, कर्ज बांटने का जो सिस्टम है वो कमजोर होना और बैंकों का रवैया वो भी बदला है। ये सब मिलकर खेती और गांव के विकास के लिए मतलब ठीक साबित नहीं हुआ है। सही कहा आपने। ये सारे मुद्दे एक साथ आते हैं, अनुचित ब्याज दरें, कर्ज मिलने में देरी या दिक्कतें, और फिर एक नई तरह की बैंकिंग संस्कृति जो शायद छोटे किसानों की जरूरतों को उतना नहीं समझती। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां किसान, खासकर छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूर, वो और ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। कर्ज का बोझ बढ़ता है, खेती मुश्किल होती जाती है। तो दस्तावेज इसी बात पे जोर देता है कि इन सुधारों ने, चाहे अनजाने में ही सही, पर गरीबों और भूमिहीनों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ये गांव के सामुदायिक विकास के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। तो ये तो हुई खेती और कर्ज की बातें, लेकिन गांव की जिंदगी पर तो और भी बहुत सी नीतियां असर डालती होंगी। मतलब सिर्फ आर्थिक सुधार या कृषि नीति ही तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दस्तावेज भी इसी दायरे को बड़ा करता है। आप सोचिए, सामाजिक क्षेत्र की नीतियां, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, बच्चों की स्कूली शिक्षा का क्या हाल है, या फिर रोजगार गारंटी योजनाएं जैसे मनरेगा। हाँ, मनरेगा जी, इनमें कितना पैसा लग रहा है, ये योजनाएं कितनी प्रभावी हैं, या इनमें कोई कटौती हो रही है। इन सब का सीधा असर गांव के लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर, उनके जीवन स्तर पर पड़ता है। और बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, घर, पीने का पानी। हाँ, वो भी बहुत जरूरी। सड़कें बनेंगी तो गांव बाजार से जुड़ेगा, है ना? पक्के घर मिलेंगे तो जीवन स्तर सुधरेगा।
साफ पानी मिलेगा तो बीमारियां कम होंगी। तो इन सब चीजों पर होने वाला सरकारी खर्च या उसकी कमी गांव की पूरी तस्वीर बदल सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है इसमें? वो नीतियां भी हैं जो सीधे तौर पर शायद गांव के लिए नहीं बनी, लेकिन उनका असर गांव पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं खनन परियोजना आ रही है, या कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, या शहर फैल रहा है और गांव की जमीन उसमें जा रही है। हाँ, ये तो होता है। या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनी। ये सब विकास के नाम पर होता है, लेकिन अक्सर इनकी कीमत चुकानी पड़ती है गांव के लोगों को। उनकी जमीन छिन सकती है, जंगल, पानी के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। दस्तावेज साफ कहता है कि ऐसा अक्सर होता है और ये उन समुदायों को जीवन यापन के संकट की ओर धकेल सकता है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि चाहे नीतियां सीधे गांव को ध्यान में रखकर बने या फिर वो राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक नीतियां हों, उनका असर ग्रामीण जीवन पर और खासकर वहां के सबसे कमजोर तबकों की आजीविका और सुरक्षा पर बहुत गहरा और कई बार, जैसा दस्तावेज बता रहा है, प्रतिकूल भी होता है। ये तो वाकई एक बहुत जटिल जाल है। बिल्कुल, और इसीलिए ये दस्तावेज कहता है कि इन जटिलताओं को, इन असर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण समुदायों के साथ काम करते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, एनजीओ के लोग हों या कोई और। उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी नीति का क्या असर हो रहा है, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, चाहे वो सेवा देने का काम हो या संस्थागत स्तर पर उपस्थिति का। सही बात है। और ग्रामीण समुदाय, संरचना और आजीविका, कोशिश रहेगी कि हम इस लेख से मतलब ग्रामीण जीवन की कुछ खास बातें समझें, उनकी बनावट कैसी है और वो रोजमर्रा की कमाई कैसे करते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि गांव को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि वो कितना बड़ा है या कितने लोग रहते हैं। उसकी जो भौतिक बनावट है, उसका सामाजिक ताना बाना और हाँ, उनकी आर्थिक जीवन शैली, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इतनी विविधता होने के बावजूद, मतलब भारत भर के गांवों में फर्क तो है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लगभग हर जगह दिखती हैं। जैसे कि स्रोत बताता है, जातीयता, सामाजिक व्यवस्था और अलग अलग जातियों के बीच के रिश्ते। और सबसे जरूरी बात जो ये विश्लेषण सामने लाता है वो ये कि ये जो सामाजिक रिश्ते हैं ना, ये सीधे तौर पर लोगों के काम धंधे और उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब समाज में कौन कहाँ है, इसका सीधा असर उसकी कमाई पे पड़ता है। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है। जो सामाजिक ऊंच नीच है, जिसे हम सोशल हायरार्की कहते हैं, और किसी की आर्थिक हालत, मतलब कितनी जमीन है, कितनी आमदनी है, इनमें एक गहरा रिश्ता दिखता है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक बात नहीं है, ये एक आर्थिक सच्चाई भी है। बिल्कुल, बहुत मजबूत जुड़ाव है। और जब हम आजीविका की बात करते हैं तो स्रोत कहता है कि खेती ही मुख्य आधार है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है गांव के लिए। जी, पर यहाँ एक और बात पर जोर दिया गया है। खेती के अलावा जो दूसरे काम हैं, जिन्हें हम संबद्ध कार्यकलाप कह सकते हैं, जैसे पशुपालन हो गया या मुर्गी पालन या कोई छोटा मोटा हाथ का काम। हाँ, और ये शायद उन इलाकों के लिए ज्यादा जरूरी होंगे जहाँ खेती उतनी भरोसेमंद नहीं है, जैसे सूखे वाले इलाके, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास वैसे भी संसाधन कम है। तो मतलब ये हुआ कि इन ग्रामीण समुदायों की दुनिया बदलती रहती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक जैसा ही रहता हो। हाँ, ये भी एक अहम बात है जो स्रोत बताता है। गांव की जिंदगी कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के कारक हैं जो लगातार असर डालते रहते हैं। बाहरी कारक जैसे बाजार का उतार चढ़ाव, हाँ वो भी, मौसम का बदलना, या फिर सरकारी नीतियां। अच्छा, सरकारी नीतियां, इस पर स्रोत क्या कहता है? मतलब पॉलिसी इंटरवेंशंस का क्या रोल है? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं या नियम बदलते हैं, जिन्हें नीति मध्यस्थता कहा गया है, उनका गांव वालों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। कोई उदाहरण जैसे मान लीजिए कोई रोजगार गारंटी योजना है, जैसे मनरेगा, या फसलों के बीमा की पॉलिसी, इनका बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि अगर कोई भी संस्था, चाहे वो एनजीओ हो या सरकारी विभाग, अगर वो गांव में कोई विकास का काम करना चाहती है तो उसे इन नीतियों को और उनके जमीनी असर को समझना ही होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस स्रोत से कुछ मुख्य बातें निकल रही हैं। एक तो ये कि ग्रामीण समुदायों को समझने के लिए कई पहलू देखने होते हैं। जी हाँ। दूसरा,
उनकी सामाजिक हैसियत और आर्थिक स्थिति में गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। तीसरा, खेती तो अहम है ही, पर उससे जुड़े दूसरे काम भी बहुत जरूरी हैं, खासकर कमजोर इलाकों में। सही कहा। और आखिर में बाहरी ताकतें, खासकर सरकारी नीतियां, इनकी जिंदगी पर काफी असर डालती हैं। हाँ,